hope the kids made it to the boat. I hope so too. We're never gonna know, are we? Probably not. They did. I'm deciding they did. I set up cots in the rec center for those who are chosen. We will take to our ships, to our vessels, and then, like sheep among wolves, like you said, we will spread the good word. No, we got this wrong. But don't be ridiculous. Oh, Beverly, please look at them, Lord. We are the wolves. No. No, please. Please. Not you two. Not you, Monsignor. I was wrong. We were wrong. We are wrong. No, this needs to stop. It isn't about us anymore. It's about everyone else in the world. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिडनाइट मास की बुक 7th रेवेलेशन को। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरी मिडनाइट मास की लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देखिए और फिर यहाँ पर आइए। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है मिल्ड्रेड को दिखाते हुए, जो जिंदा हो जाती है और अब वो पूरी तरह जवान हो गई थी और वो एक वैम्पायर में बदल गई थी। अब हमें खून से सने हुए चर्च को दिखाते हैं जहाँ पे मिल्ड्रेड आती है और वहाँ से सारे वैम्पायर्स भाग चुके थे सिवाय फादर मॉन्सिग्नार के। और फिर मिल्ड्रेड फादर के पास जाके बैठ जाती है। अब हमें टाउन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सारे वैम्पायर्स लोगों को घर से निकाल कर मार रहे होते हैं और वो बचे हुए लोगों को भी वैम्पायर में बदल रहे होते हैं। पर अली को ये सब अच्छा नहीं लगता और साथ ही साथ एड को भी ये सब अच्छा नहीं लगता और वो दोनों किसी भी इंसान को नहीं मारते। अब हमें एरिन के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सारे लोग छुपे हुए होते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि वैम्पायर्स लोगों को घर से बाहर निकाल कर मार रहे हैं। अब सब लोग आइलैंड से दूर जाने की बात करते हैं, पर स्टर्ज ने ऑलरेडी सारी बोट्स को लॉक कर रखा था। पर वारेन बोलता है कि उसके पास एक बोट है जिससे हम लोग आइलैंड से दूर तो जा ही सकते हैं। अब एरिन सब लोगों को चाकू देती है और बोलती है कि हमें इन वैम्पायर्स को शहर जाने से रोकना होगा और अब ये लड़ाई इस आइलैंड के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अब तभी स्टर्ज और बेव वहाँ पे आ जाते हैं और एरिन के घर में आग लगा देते हैं और फिर बेव एरिन को बाहर बुलाती है। पर एनी एरिन को बच्चों को ले जाने के लिए बोलती है और वो वारेन को गुड बाय बोल के बेव के पास चली जाती है। अब एनी बेव को बोलती है कि तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो और भगवान तुमसे ज़्यादा प्यार नहीं करता और वो सबसे एक बराबर प्यार करता है। और बेव एनी की बातों में उलझने लगती है और फिर एनी तभी अपना गला काट लेती है जिससे एरिन और बाकी लोगों को भागने का टाइम मिल जाता है। अब एनी मरने लगती है और स्टर्ज और बेव उसका खून पीने लगते हैं और फिर हमें फिर से मिल्ड्रेड और फादर को दिखाया जाता है। और फिर इस सीन में हमें पता चलता है कि जब फादर और मिल्ड्रेड जवान थे तो उनका अफेयर था और सैरा उन्हीं दोनों की बेटी है। पर सैरा को ये बात अभी तक नहीं पता है क्योंकि मॉन्सिग्नार ने सैरा को एक गलती समझा था और उसने चर्च को ज्वाइन कर लिया था और मिल्ड्रेड ने उसके बाद शादी कर ली थी और फिर वो दोनों अपने फैसलों के साथ बूढ़े होते गए। पर मॉन्सिग्नार को हमेशा ऐसा फील होता था कि काश उसे एक और मौका मिलता अपनी फैमिली के साथ रहने का। अब फादर बताता है कि जब उस फरिश्ते ने उसे जवान बनाया तो उसे लगा कि वो फरिश्ता मिल्ड्रेड को भी जवान बना देगा और इसलिए ही फादर उस फरिश्ते को आइलैंड पे ले आया था। पर अब फादर को समझ आ गया है कि ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी जो पूरे आइलैंड पे भारी पड़ रही है। अब हमें फिर से एरिन को और उसके साथियों को दिखाते हैं जो आइलैंड से भाग रहे होते हैं। पर रास्ते में ऊकर उन लोगों पे अटैक कर देता है पर शेरिफ ऊकर को गोली मार के गिरा देता है। अब एक ह्यूमन लड़की उन लोगों से मदद मांगने के लिए आती है पर तभी वो वैम्पायर वहाँ पे आ जाता है और उस लड़की को उड़ाकर ले जाता है। अब बहुत सारे वैम्पायर उन लोगों पे अटैक कर देते हैं और एरिन लीजा और वारेन को वहाँ से सेफली भगा देती है। और दूसरी तरफ स्टर्ज बेव को बोलता है कि हमें इस घर की आग को बुझाना होगा वरना ये आग पूरे आइलैंड पे फैल जाएगी। अब बेव बोलती है कि बाइबल में जब भगवान ने आधी से ज्यादा दुनिया को जला दिया था तो सिर्फ वो लोग बचे थे जो अच्छाई का साथ देते थे और अब तुम इस आइलैंड को भी जलने दो, ये पूरा आइलैंड जला डालो और सूरज उगने से पहले जो लोग समझदार
होंगे वो चर्च में छिपने के लिए आ जाएंगे। अब बेव और स्टर्ज वहां से चले जाते हैं और एनी भी एक वैम्पायर में बदल जाती है। अब लीजा और वारेन को दिखाते हैं और वो दोनों जोई के घर से पेट्रोल और एक गन को ले लेते हैं और दूसरी तरफ बेव के कहने पे सारे वैम्पायर्स घरों में आग लगाना शुरू कर देते हैं और अब पूरा आइलैंड जलने लगता है। और फिर एड और एनी एक दूसरे से मिल जाते हैं पर वो दोनों किसी भी इंसान को नहीं मारते। अब एरिन, सैरा और शेरिफ को दिखाते हैं जो आइलैंड के बंदरगाह पे पहुंच जाते हैं और वो तीनों बस ये होप कर रहे थे कि लीजा और वारेन सुरक्षित आइलैंड से निकल जाएं। अब वो तीनों आइलैंड की सारी बोटों को जलाना शुरू कर देते हैं ताकि कोई भी वैम्पायर शहर ना जा सके और आइलैंड में हर जगह आग लगने लगती है। अब लीजा और वारेन बचते हुए उस घर में छिप जाते हैं जहाँ पे वो वैम्पायर रहता है और उन दोनों को वहाँ पे आइलैंड के काफ़ी लोगों की लाशें मिलती हैं और वो वैम्पायर भी वहीं पे होता है जो एक लड़की का खून पी रहा होता है। अब लीजा उस वैम्पायर को गोली मारती है पर वो वैम्पायर उन दोनों पे ध्यान ही नहीं देता और इसका मतलब जो ये वैम्पायर है ये खून पीते वक्त कुछ भी नहीं देखता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब लीजा उस वैम्पायर के ऊपर पेट्रोल गिराते हुए घर से बाहर जाती है और फिर वो उस घर में आग लगा देती है और फिर वो वैम्पायर जलता हुआ बाहर आता है और वहाँ से उड़ जाता है और लीजा और वारेन वहाँ से फिर से भागते हैं। अब हमें बेव को दिखाते हैं जो चर्च के रेक्टर सेंटर में वैम्पायर्स के लिए बेड्स लगा देती है और फिर चर्च का घंटा बजा के सारे वैम्पायर्स को चर्च में बुलाती है। अब बेव चर्च में जाती है जहाँ पे वो फादर से मिलती है और फिर फादर को वो जलता हुआ आइलैंड दिखाती है और ये सब देख के फादर को बहुत बुरा लगता है। अब बेव बोलती है कि जो लोग भगवान की शरण में आज रात को आएंगे वो सब बच जाएंगे पर फादर बेव को बोलता है कि ये सब गलत है और हमें इसे रोकना होगा। पर बेव बोलती है कि कल रात तक हम सब लोगों को तैयार कर देंगे और फिर हम सब शहर जाएंगे नोआ की बोट्स को लेकर। पर फादर बेव की बात नहीं सुनता और फिर बेव फादर को ही झूठा निकम्मा बोल के उसे अपने रास्ते से हटा देती है और खुद बॉस बनने की कोशिश करती है। अब हमें लीजा और वारेन को दिखाते हैं जो आइलैंड के छोर तक पहुंच जाते हैं और फिर लीजा और वारेन अपने पेरेंट्स की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं और आइलैंड को छोड़ के चले जाते हैं। अब पूरे आइलैंड के घर जलाने के बाद सारे वैम्पायर्स सूरज से बचने के लिए रेक्टर सेंटर के पास पहुंचते हैं पर बेव सिर्फ उन्हीं लोगों को रेक्टर सेंटर के अंदर जाने देती है जो पहले चर्च में प्रेयर करने के लिए आया करते थे और जिन लोगों को बेव रेक्टर सेंटर में नहीं घुसने देती उन्हें मिल्ड्रेड संभालती है और फिर मॉन्सिग्नार सब लोगों को चर्च में बुलाता है। अब जब मॉन्सिग्नार चर्च में जाता है तो वहाँ पे उसे मिलती है सैरा जो चर्च को जलाने की तैयारी कर रही होती है। अब फादर सैरा को देखकर उसे पीछे के दरवाजे से भागने के लिए बोलता है और वो ये भी कन्फेस कर देता है कि तुम मेरी बेटी हो और मेरी हमेशा से इच्छा थी तुम्हें और ज़्यादा करीब से जानने की। अब सैरा भी फादर की बातों से इमोशनल हो जाती है पर तभी स्टर्ज सैरा को गोली मार देता है और फादर तुरंत ही स्टर्ज को मारना शुरू कर देता है पर स्टर्ज को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक वैम्पायर है। अब स्टर्ज को छोड़ के मॉन्सिग्नार और मिल्ड्रेड सैरा के पास जाते हैं जो मर रही होती है पर फादर अपना खून सैरा को पीने के लिए देता है पर सैरा वैम्पायर ब्लड नहीं पीती और उसे अपने मुंह से निकाल देती है और वो वैम्पायर बनने से अच्छा मरने को समझती है और फिर सैरा मारी जाती है और मॉन्सिग्नार को अपनी गलती बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। अब मॉन्सिग्नार सैरा को उठाता है और फिर मिल्ड्रेड चर्च में भी आग लगा देती है और फिर वो दोनों सैरा को लेके वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ शेरिफ रेक्टर सेंटर में पेट्रोल डाल रहा होता है पर बेव उसे गोली मार देती है। अब सारे लोग शेरिफ के आसपास खड़े हो जाते हैं और फिर रेक्टर सेंटर के अंदर से निकलती है एरिन पर इससे पहले एरिन रेक्टर सेंटर में आग लगा पाती वो वैम्पायर वहां पे आ जाता है और एरिन को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काट के उसका खून पीना स्टार्ट कर देता है पर तभी वहां पे अली आ जाता है और वो लाइटर से रेक्टर सेंटर के अंदर भी आग लगा देता है और अब वैम्पायर्स के पास सूरज से छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती और फिर बेव गुस्से में शेरिफ को एक और गोली मार देती है। अब हमें एरिन को दिखाते हैं जो एक चाकू से उस वैम्पायर के पंखों को काटना शुरू कर देती है और वो वैम्पायर इस चीज़ को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता क्योंकि वो खून पीने में बिजी होता है।
अब सारे वैम्पायर्स का बेव पे से यकीन उठ जाता है और सबको होश आने लगता है कि उन्होंने आज अपने फैमिली मेंबर्स का भी मर्डर करा है और सब लोगों को बहुत बुरा लगता है और वो बेव के पास से चले जाते हैं और फिर बेव का घमंड भी टूट जाता है और दूसरी तरफ एरिन वैम्पायर के पंखों को पूरी तरह काट डालती है और फिर जब वो वैम्पायर एरिन को छोड़ता है तो वो ढंग से उड़ नहीं पाता। अब हमें लीजा और वारेन को दिखाते हैं जो उस वैम्पायर को शहर की तरफ जाता हुआ देखते हैं, पर वारेन बोलता है कि जिस स्पीड से वो वैम्पायर उड़ रहा है वो शहर तक नहीं पहुंच पाएगा और सूरज निकल जाएगा और वो वैम्पायर भी मारा जाएगा। अब पूरा आइलैंड बुरी तरह जल जाता है और फिर हमें एरिन को दिखाते हैं जो मरने वाली होती है और जिस तरह राइली को मरते वक्त टेराबैथ दिखी थी उसी तरह एरिन को राइली की झलक दिखती है और राइली एरिन से फिर से पूछता है कि हमारे साथ मरने के बाद क्या होता है और फिर एरिन बताती है कि हम मरने के बाद ब्रह्मांड में बदल जाते हैं और हमारी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है और हम सितारों में बदल जाते हैं और सितारे हम में बदल जाते हैं और यही लाइफ का अंत है। और फिर एरिन मारी जाती है, पर उसकी इन बातों के साथ हमें कुछ और चीजें भी दिखाई जाती हैं। हमें मिल्ड्रेड और मॉन्सिग्नार को दिखाया जाता है जो सैरा की बॉडी को लेके उस जगह लेके पहुंचते हैं जो उसकी फेवरेट जगह थी और अली अपने घायल पापा को लेके समुंदर के किनारे पहुंचता है। अब एड और एनी को दिखाते हैं जो अपना फेट एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और वो नियरर टू माई गॉड थी वाली प्रेयर करते हैं और आइलैंड के सारे लोग उनका साथ देते हैं और अब सब समझ जाते हैं कि उनका जीवन खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ अली अपने घायल पापा के साथ आखिरी बार नमाज पढ़ता है। अब हमें बेव को दिखाते हैं और वो भी समुद्र के किनारे खड़ी होती है। पूरा आइलैंड जल के खाक हो जाता है और लीजा और वारेन ये सब देख रहे होते हैं। मॉन्सिग्नार और मिल्ड्रेड भी सूरज निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं और पूरे आइलैंड पे लोगों की प्रेयर्स गूंज रही होती है और ये सीन काफी ज्यादा सैड होता है। अब बेव को फिर से दिखाते हैं जो खुद को बचाने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदने लगती है और मिल्ड्रेड, मॉन्सिग्नार और एनी और एड एक दूसरे को किस करते हैं और सूरज निकल जाता है। अब सूरज के निकलते ही हसान बेहोश हो जाता है और अली जल के खाक हो जाता है और बेव भी बुरी तरह जल जाती है और फिर मिल्ड्रेड और मॉन्सिग्नार भी जल जाते हैं और फिर लास्ट में सारे के सारे आइलैंड के लोग भी जल के मारे जाते हैं। अब लीजा और वारेन को दिखाते हैं जिनके पास आइलैंड से राख उड़ के आने लगती है और तभी लीजा बोलती है कि उसे अपने पैर फील नहीं हो रहे हैं और इसका मतलब लीजा फिर से पैरालाइज्ड हो गई है और पूरी तरह इंसान बन गई है और वैम्पायर्स का नामो निशान उस आइलैंड से मिट जाता है और एपिसोड 7 रेवलेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मिडनाइट मास सीरीज के लास्ट एपिसोड की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये ब्यूटीफुल सीरीज समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।